मोल है, पढ़ने के लिए है। ऑल द गरीब स्टूडेंट्स यहाँ फोकस कर लो अभी। मोल नोट डाउन करना है, ये नहीं चलेगा कि तुम देख रहे हो, सिर्फ देखना नहीं है। वन शॉट रिवीजन, मोल कॉन्सेप्ट। चलो स्टार्टिंग से, अभी पंचायत बहुत कर ली तुम लोगों ने, तो मोल कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग से क्या क्या करना है वो सारी चीजें मैं एक लिस्ट बता देता हूं पहले, फिर आपको कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस वगैरह वो सब चीजें देख लेना, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो जो चीजें आप सबसे पहले इग्नोर कर देते हो, एनसीईआरटी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स करके टॉपिक दिया है, तो आजकल वो एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से डाल के दे देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये आपको कहीं और से पढ़ना ही नहीं है, यू हैव टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है आपको, इसका शॉर्ट नोट्स। फिर आप देखोगे न्यूमरल प्रीफिक्सेस, न्यूमरल प्रीफिक्सेस वैसे एनसीईआरटी में तो आपको दिया हुआ है कहां से, 10⁻24 से 10⁻24 तक, बट आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ 10⁻12 से 10⁻12 तक करना है। ये है 10⁻12 वाले को क्या बोलते हो आप, पिको। सिंबल क्या रहता है, स्मॉल पी, स्मॉल पी। ऐसे ही 10⁻12 के लिए टेरा, और सिंबल है कैपिटल टी। तो ये है ना, जैसे आप लिखते हो ना मिलीमोलार, 0.2 mm सोल्यूशन, तो अभी अपने को पता होना चाहिए कि इस m का मीनिंग क्या है, मिली। तो ये न्यूमरल प्रीफिक्सेस हैं जो हम लोग स्किप कर देते हैं, ध्यान से नहीं देखते, नहीं पढ़ा, किसी भी रीजन से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो क्वेश्चन खा जाता है आपका। तो ये न्यूमरल प्रीफिक्सेस कहाँ से कहाँ तक, 10⁻12 से 10⁻12 तक आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, अच्छे से। फिर मैंने शायद है आपको आयंस की एक लिस्ट दी होगी इनिशियली, नहीं दी होगी तो मुझे बता देना अगर किसी के पास ना हो। तो जिस उसमें जितने भी कैटायंस हैं एंड एनायंस हैं वो आपको याद करने हैं, जितने भी एनायंस हैं और जितने भी कैटायंस हैं आपको याद कर लेने हैं। क्या याद करना है, उनका नेम, जैसे PO4 माइनस को क्या बोलते हो, फॉस्फेट आयन। ClO3 सिंगल माइनस को क्या बोलते हो, क्लोरेट आयन। अभी ClO4 माइनस को क्या बोलते हो, पर क्लोरेट आयन। तो नेम, उनका फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बोल दिया पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन, तो ये तो नेम हो गया। अभी फॉर्मूला क्या है पर क्लोरेट का, ClO4 माइनस, तो याद रहना पड़ेगा। और स्पेशल फोकस आपको उनके चार्ज पे देना है, -2 है या -1 है या -3 है, ये आपको हेल्प करता है कंपाउंड का फॉर्मूला समझने के लिए, कंपाउंड का फॉर्मूला समझने के लिए। जैसे जब आप बोलते हो बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट, अब इसके लिए आपको कुछ स्पेशल फोकस नहीं करना होता, क्योंकि ये आप कई बार पढ़ते रहते हो, है ना, कई बार पढ़ते रहते हो। तो पोटेशियम पर मैग्नेट तो तुम्हारे लिए हो गया है घर की बात कि भैया KMnO4, बट यही मैं बोल दूं एल्यूमिनियम पर मैग्नेट, तो हमारा दिमाग अब अटक जाएगा। एल्यूमिनियम पर मैग्नेट क्या फॉर्मूला आएगा, तो हमारा दिमाग अभी स्लोली प्रोसेस करने लगा। तो एल्यूमिनियम आयन है +3 एंड पर मैग्नेट आयन होता है MnO4 माइनस। वही क्रिस क्रॉस मेथड जो तुमने बचपन में पढ़ा था, फॉर्मूला बन जाता है AlMnO4 थ्राइस। तो ये जितने भी आयन्स हैं जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, उनको बहुत रिलीजियसली याद करो, नेम, फॉर्मूला एंड
इवन जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने कॉम्प्लेक्सेस के कई सारे फॉर्मूला लिखे, जैसे सबसे बार बार अपन यही लिखते रहते हैं K4FeCN6। तो मैं जब इसका नेम बोल रहा हूं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो आपको समझना पड़ेगा पोटेशियम केटायन है और फेरोसाइनाइड एनायन है। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज फेरोसाइनाइड, तो पहचानना आना चाहिए ना। यही जो अवेयरनेस होती है अपने टॉपिक को लेके एकदम क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में, ताकि आप फंसो ना। एग्जामिनर छोटी छोटी चीजों में रुलाता है, तो आपको वो चीजें समझनी है, आइडेंटिफाई करनी है और उन पे काम करना है, कम से कम फंसे हम। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड तो कंपाउंड हो गया, तो सिर्फ फेरोसाइनाइड आयन मुझे लिखना है, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। अब ये तो था पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब मैं आपसे पूछ लेता व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फेरोसाइनाइड, बताओ। कैल्शियम फेरोसाइनाइड क्या बनेगा बेटा? Ca2FeCN6। तो अभी पोटेशियम के पास +1 चार्ज था, इसीलिए 4 नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए 4 पोटेशियम लगे थे। बट कैल्शियम हैज 2+ चार्ज, तो 4 नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को 2 ही कैल्शियम लगने वाले हैं। तो इस तरीके से एक कैटायन का अलग अलग एनायंस के साथ कंपाउंड बनाओ, एक एनायन का अलग अलग कैटायंस के साथ कंपाउंड बनाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूं मर्क्यूरस क्लोराइड, अब ये तुम स्लो हो गए सोचने में, एग्जाम में बस यहीं पे हम मार्क्स लूज करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इफ आई एम क्लियर दैट मर्क्यूरस आयन इज Hg2 एंड क्लोराइड इज Cl-, तो फॉर्मूला मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अब ये आपसे एज इट इज कोई नहीं पूछेगा, बट अगर आपको याद हो तो हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उसमें हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ते थे। तो जब हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे हैं तो मुझे I का फॉर्मूला क्या था? 1 + α n - 1, where n is number of particles obtained from one molecule of solute, जो भी आपने सॉल्यूट डिसॉल्व करके वो सॉल्यूशन बनाया है। तो जब मर्क्यूरस क्लोराइड जैसा कोई भी एनायन आपके सामने आएगा तो वो ये रखने का पर्पस ही उसका ये है कि तुम ये देखो इसमें 2 ये हैं 2 ये हैं, तो आप कितना समझ लोगे n का वैल्यू 4, जबकि n का वैल्यू 4 नहीं है, सिर्फ 3 है, क्योंकि एक मर्क्यूरस आयन है और 2 क्लोराइड है। तो दैट्स है ना, ऐसे आपको वो कंफ्यूज कर लेता है। तो अपने को कंफ्यूजन से दूर रहना है। आपको वो पिछले पेज पे जो भी मैंने दिया है चीजें वो याद होनी चाहिए, कंपाउंड का फॉर्मूला, कौन कितने आयंस दे रहा है, कितना चार्ज है। तो अभी कहां पे कनेक्ट कर दिया उस चीज को, छोटी सी चीज को यहां पे। अभी तुमको लगेगा तुमसे इसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जबकि तुम्हारा वीकनेस उस पार्ट में रहेगा जो मैंने अभी बताया, आयंस वाला। तो उनका नेम, फॉर्मूला एंड चार्ज एकदम स्मूथ, एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी आयन बोल दे, अपना तुरंत रिप्लाई आ जाए, है ना। जैसे सल्फाइड आयन क्या होता है? SO3 सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, बाय सल्फाइड आयन HS-, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन HS- ओनली, बाय कार्बोनेट आयन HCO3-, हाइड्रोजन कार्बोनाइट आयन HCO3- ओनली, स्टेनस आयन SN2+, स्टेनिक आयन SN4+, कैल्शियम आयन। अभी जैसे मुझे ये पता है ग्रुप 1 में मेंबर्स कौन कौन है, तो मुझे ये भी पता रखना है ग्रुप 1 के लिए सबके लिए चार्ज कितना रहता है, ग्रुप 2 के लिए। अभी जो कैटायंस सिंगल चार्ज्ड आयन बनाते हैं, सिंगल चार्ज्ड आयन, सिंगल चार्ज नहीं, एक ही टाइप का आयन बनाते हैं। जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 फिक्स्ड है कि ये +1 और +2 में ही कैटायन बनाते हैं। जिंक सिर्फ +2 में बनाता है, एल्यूमिनियम
अब जिनमें एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं, अपने को पता है। पी ब्लॉक के नीचे पार्ट में भी आते हैं, जैसे SN है +2 से +4, है ना, 2 टाइप के कैटाइन बनाया। ऐसे ही लेड भी करता है, +2 एंड +4, प्लम्बस एंड प्लम्बिक। कॉपर बनाता है, डी ब्लॉक में आ गया, +1 क्यूप्रस, +2 क्यूप्रिक। आयरन बनाता है फेरस एंड फेरिक। तो जितने भी ये वेरिएबल वैलेंसी वाले आयन्स हैं वो सारे मैंने वहां पे उस लिस्ट में लिख के दिए हैं। जिसको नहीं मिला हो मुझे बता देना, मैं फिर शेयर कर दूंगा, बट वो अपना पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर एक छोटी सी चीज आती है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एनर्जी के जितने भी यूनिट्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एनर्जी के लिए हम जितने भी यूनिट्स यूज करते हैं उनका वैल्यूज आपस में इंटर रिलेशन याद रखना है अपने को। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, एनर्जी का ले लेता हूं फॉर एग्जांपल अभी, तो मुझे पता होना चाहिए 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। रफली आप लोग 4.2 जूल्स लिख देते हो, कैलकुलेशन के लिए 4.2 जूल्स चलता है। अब मैं आपसे पूछूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मैं आपसे पूछूं 1 लीटर एटीएम कितना जूल होता है? 1 लीटर एटीएम कितना जूल है? 101.3 जूल्स। मैं पूछूंगा 1 जूल में कितना अर्ग है? अभी ये इंटर कन्वर्जन एज सच कहीं भी यूज नहीं हो रहे, बट अगर मेरे क्वेश्चन में मुझे एक पर्टिकुलर यूनिट में ही आंसर चाहिए तो वो इंटर कन्वर्जन अपना एकदम स्मूथ होना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। आपके 2-4 मिनट इसी में चला जाएगा, अर्ग से जूल, जूल से अर्ग, लीटर एटमॉस्फेयर से जूल, जूल से कैलोरी। वो तुम्हारा लॉस है सीधा सीधा, टाइम का लॉस, मतलब मार्क्स का लॉस। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में ये सब चीजें भी आती हैं कि मेरे को जो चीजें चाहिए वो तुरंत से मैं रिकॉल कर पाऊं। ऐसा नहीं कि सोचना पड़ रहा है मुझे, अगर दिमाग पर जोर डालना पड़ रहा है एग्जाम में तो समझ लेना तुमने मार्क्स लूज कर दिए, बिकॉज यू आर एनीवे लूजिंग द टाइम टू थिंक कि भाई क्या करूं अभी मैं। तो एग्जाम में वो टाइम ही नहीं होता कि तुम ये सोचो कि क्या करूं। यू हैव टू बी रेडी विद द थिंग्स जो भी मुझे चाहिए। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे प्रेशर के यूनिट्स होते हैं, वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं। जैसे वॉल्यूम की बात करूं तो वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब ml ही cc है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और cc ही सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये क्लैरिटी अगर है मुझे तो मुझे कोई डरा नहीं पाएगा ml लिख के, cc लिख के, सेंटीमीटर क्यूब लिख के। बट मुझे मान लो ये पता है कि 1 लीटर इज 1000 ml, बट ये नहीं पता कि ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज है, या ml एंड cc आर सेम, तो मैं कहीं ना कहीं फंसूंगा। तो वही से तो उसी चीजों से बचना है। अभी लीटर और डेसीमीटर क्यूब का रिलेशन, तो ये एक छोटा सा रिलेशन है जहां एग्जामिनर तुमको वॉल्यूम की यूनिट लीटर ना देके क्या दे देगा? डेसीमीटर क्यूब। लीटर ना देके क्या दे देगा? डेसीमीटर क्यूब। और आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे। आपको लगेगा कुछ अलग ही यूनिट दे दी है। या मैं ऐसे बोल दूंगा 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो तो ऊपर ही लिख चुके हो तुम ऑलरेडी। जस्ट उस टाइम पे रिकॉल होनी चाहिए ना मुझे, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। ऐसे ही प्रेशर के लिए आपके पास ATM होता है, बार होता है, मिलीमीटर ऑफ HG होता है, ये सारे यूनिट्स हैं, टॉर। अब उनका आपस में रिलेशन, मैं आपसे पूछूं 1 ATM में कितना बार? 1 ATM होता है 1.013 बार। अभी 1 बार कितना पास्कल? पास्कल का P कैपिटल, A छोटा। छोटी छोटी बातें हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप है ना सॉल्व कर सकते हो, मार्क्स लूट सकते हो। कितना पास्कल?
1 एटीएम में कितना मिलीमीटर ऑफ एच जी? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वेरी गुड, मीटर में कन्वर्ट करना होता तो। अब अगर मुझे पता है कि मिलीमीटर ऑफ एच जी कॉलम या टॉर एक ही चीज है, अब आप कई बार गैसियस स्टेट में क्वेश्चंस देखोगे जहां प्रेशर वो टॉर में दे देता है। नॉट ओनली गैसियस स्टेट, वो जहां वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस भी आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, वहां पे भी प्रेशर आप देखते हो टॉर में दे देता है। अभी टॉर का एटीएम से क्या रिलेशन है वो आपको याद रखना है ना। इफ आई एम सेइंग कि मेरे पास 760 टॉर प्रेशर है तो कितना एटीएम हो गया? 76 टॉर, तो 1/10 एटीएम। तो ये इंटर कन्वर्जन हमारा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ चीजें हम कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग करते हैं, तो मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, आपका जो टेबल्स हैं 1 से लेके 30 तक कोशिश करो कि आप बाय हार्ट कर लो। 1 से लेके 30 तक बाय हार्ट कर लो, ताकि आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करो। जो भी टाइम लगाना है अभी लगाना है, एग्जाम में गए और फिर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए वहां पे लगे पड़े हो, मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो वहां नहीं करना है अपने को सब। ऐसे ही मैं बोलता हूं स्क्वायर्स 1 से लेके 30 तक, क्यूब्स 1 से लेके 20, ठीक है। फिर बाद में किसी दिन लेक्चर रखूंगा तो छोटे छोटे मैथमेटिकल ट्रिक्स भी बता दूंगा, जिसमें 2 डिजिट्स का स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन, वो सब थोड़े से फास्ट हो जाएंगे आपके, वो बाद में बता दूंगा। फिर चलते हैं पर्टिकुलरली चैप्टर की तरफ, अभी मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मोल कॉन्सेप्ट में घुसने से पहले से ही आपको पता होना चाहिए एटम का डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है। बनी सारी चीजें एटम्स से ही है, बट कैसे बनी है, उनको कैसे डिफाइन करते हो, क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे पास, क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर अपने को फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स मीन्स हाइड्रोजन टू जिंक विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एकदम याद होने चाहिए। स्कैंडियम का मास नंबर बोलो 45, कोबाल्ट का बोलो, कोबाल्ट का बोलो 59, कॉपर का बोलो 63.5, मैंगनीज का बोलो 55, टाइटेनियम का बोलो 48, पक्का 48, जिंक का बोलो 65। तो 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर अपने को याद होने चाहिए। एटम एंड मॉलिक्यूल का डेफिनेशन अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद हम बेसिक डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। जैसे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? मैं यहां लिखाऊंगा नहीं वापस से, कार्बन 12 के 1 एटम का 1/12 पार्ट का जो मास होता है उसे आप बोलते हो 1 AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली क्या है? यूनिट है किसकी? मास की। जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, इट इज जस्ट लाइक दैट। और डिफरेंस बस इतना है कि ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। जैसे आप ऐसे समझ लो, आपने गोल्ड खरीदा और एप्पल खरीदा। अगर आपने 50 ग्राम गोल्ड खरीदा है मार्केट से, तो आप जगह जगह जाके बताने वाले हो 50 ग्राम। बट कोई बच्चा तुमने या कोई इंसान ऐसा देखा है 50 ग्राम एप्पल खरीद ले और जगह जगह जाके शो करे है 50 ग्राम एप्पल?
ऐसा कोई करने वाला है? नहीं। तो अभी एप्पल किलो के भाव में खरीद रहे हैं हम, बट गोल्ड ग्राम के भाव में खरीद रहे हैं। अब मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों का वेट बताना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सैंड ग्रेन है या व्हीट का एक है ना मेरे पास सैंपल है, अब उसमें एक व्हीट का मुझे मास बताना है सिर्फ, तो उसके लिए ग्राम किलोग्राम थोड़ी सुटेबल यूनिट होगी, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। ऐसे ही एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इनके मासेस को अगर हम ग्राम एंड किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी इनकन्वीनियंट फॉर अस। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक नई यूनिट हमने बनाई जिसका नाम है AMU, और इस यूनिट का रिलेशन विद आर अदर नोन यूनिट्स, मतलब ग्राम, किलोग्राम, ये AMU हो गया। मतलब ऐसे समझ लो जैसे आपका ये नॉर्मल फिजिकल बैलेंस होता है, एक टोकरी में आप अपना सामान रखते हो, यहाँ पे वेट रखते हो, तो यहाँ पे अगर आपने सामान भर दिया है इसमें, तो यहाँ पे आप नॉर्मली कितना वेट यूज करते हो, किलोग्राम में या ग्राम में चल रहा होता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ग्राम, किलोग्राम, ये सब बड़े यूनिट्स हो गए, बट AMU बहुत छोटी। तो हम यहाँ पे जो वे कर रहे हैं वो भी तो बहुत छोटी चीज़ है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ऐसा। तो यहाँ पे मुझे वेट भी कैसे चाहिए, छोटे छोटे। तो मैं एटम और मॉलिक्यूल को अगर यहाँ रख रहा हूँ तो मैं किलोग्राम यूज नहीं कर सकता हूँ, क्या यूज करूँगा, AMU, ऐसा। तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है। अब जैसे एक C12 की हेल्प से हमने AMU निकाला है, वैसे ही हमने मोल का कॉन्सेप्ट बनाया है। मोल क्या होता है, मोल क्या है, ये भी यूनिट है, यस। तो ये है यूनिट किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब बेसिकली हम इसमें काउंट कर रहे हैं चीजों को, बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, चीजों को काउंट करके दे रहे हैं। तो जैसे मुझे 1 AMU में कितना ग्राम कितना किलोग्राम है, वैसे ही मुझे पता होना चाहिए इफ आई एम सेइंग मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है किसी चीज का, तो उसमें कितना क्वांटिटी है, 6.023 इंटू 10⁻23, उसकी यूनिट होती है पर मोल। इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। अच्छा, MOLE पूरा वर्ड है, इसका सिंबल है MOL। तो जब आप MOLE लिख रहे हो तो कैपिटल M लिख सकते हो, बट सिंबल्स हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते, सिंबल पहले से ही फिक्स्ड होता है। मीटर के लिए स्मॉल m यूज करना है, केल्विन के लिए कैपिटल यूज करना है, सेंटीमीटर का जो C है वो छोटा होता है, केल्विन का कैपिटल K होता है। इट इज लाइक दैट। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम उसको याद रखते हो या गलत कर लेते हो। जैसे मैं 1 मोल लिखूं या 1 मोल लिखूं, एक ही बात हो गई। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं 10, तो इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा मुझे, नेम का। सिंबल का प्लूरल नहीं होता कभी। तो जब मैं सिंबल यूज कर रहा हूं तो उसको मुझे सिर्फ 10 मोल लिखना है। कितनी छोटी सी चीज है, किसका प्लूरल बनाना है, ओवरऑल नेम का, बट सिंबल का प्लूरल कभी नहीं बनाते। समझ गए? तो मोल में कितने पार्टिकल्स, फिर मैं अगर टर्म लिख रहा हूं बेटा एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास, सिंपल सा, आपको कुछ रटना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, जो नाम में दिख रहा है वही लिख देना है। द मास ऑफ 1 एटम। अब एटम किसका होता है, एलिमेंट का। तो अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा और लिख दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम वेइंग मशीन पे एक एटम रख रहे हैं, जैसे आप समझ लो वाटरमेलन रख रहे हो वेइंग मशीन पे एक साइड, और एक साइड क्या रख रहे हैं, AMU के वेट्स कितने रखने पड़ रहे हैं। अगर मैं यहां पे कार्बन रख रहा हूं तो मुझे 1 AMU के कितने वेट रखने पड़ेंगे, 12। इसीलिए जब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आपको लिखना होता है, अगर मैं यहां कार्बन की जगह 16 लिख देता, सॉरी
ऑक्सीजन ले लेता तो ये 16 AMU हो जाता है। अभी एटॉमिक मास की अपनी यूनिट है, वो आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैंने जैसे AMU में दिखाया है, आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो किलोग्राम में लिखना चाह रहा था, अब ये किलोग्राम हो गया, किसने रोका है? आप बोलते सर ग्राम में लिखना था, मैं 10⁻⁻24 ले लेता। तो मास में AMU में दिखाऊं, ग्राम में दिखाऊं, किलोग्राम में दिखाऊं, वो तो इंटर कन्वर्टेबल है, सो आई नो मेरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें। बट AMU में लिखने से क्या फायदा हो गया? कम लिखना पड़ रहा है, कम लिखना पड़ रहा है। यहां पे क्या किलोग्राम में लिखने के लिए मुझे 12 के साथ एक बड़ा सा नंबर है ना, वो भी लिखना पड़ रहा है। तो AMU में मैं प्रिफर करूंगा एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करना। इसी का छोटा भाई कौन था? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या था? ये भी मास ऑफ वन एटम ही है। यस, अभी क्लैरिटी चाहिए अपने को, ये भी मास ऑफ वन एटम ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। मतलब अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास RAM चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा? मैथमेटिकली एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1 AMU। तो जो भी होता है वैल्यूज रख दो। तो इससे मुझे क्या पता चल गया? पहली चीज, नहीं होता है, चलो भाई हिंदी में लिख देता हूं। पूरे साइंस में कहीं भी किसी भी चीज का कोई रिलेटिव वर्ड करके आ जाए तो उसका यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन, ऑलवेज अ रेशो। किसी स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में ढूंढा है आपने, सो इट इज ऑलवेज यूनिटलेस। ठीक है, अभी ये हो गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आप देखोगे कि मैं कार्बन की ही बात कर दूं, अगर कार्बन 12 की, तो मैंने एटॉमिक मास क्या लिखा? और रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा ओनली 12। अभी एटॉमिक मास को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ग्राम में, किलोग्राम में, बट इसको नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं थी। तो कन्वर्जन कहां से आएगा? समझ गए? इसमें कन्वर्जन होगा ही नहीं। अब इसके आगे एक टर्म आता है ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है बेटा? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये है मास ऑफ Na एटम्स। एटॉमिक लिखा हुआ था, यानी कि मुझे एटम्स ही लेने थे, ना मॉलिक्यूल लेने थे, ना आयंस लेने थे। तो मास ऑफ Na एटम्स, किसी भी एक एलिमेंट के Na एटम्स उठा लो तो बन जाता ग्राम एटॉमिक मास। मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा? ग्राम एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास टाइम्स Na। और एटॉमिक मास को मैं क्या लिखता था? रिलेटिव एटॉमिक मास टाइम्स 1 AMU। और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलता है 1 ग्राम पर मोल। क्या मिलेगा? यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी यूज करनी है? रिलेटिव एटॉमिक मास की। और यूनिट क्या लिख देनी है? कितना सिंपल हो गया। तो अगर मैं कार्बन के लिए लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो मैं क्या लिखता? 12 AMU इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लीकेशन करूंगा, आई विल गेट 12 ग्राम पर मोल। सो तीनों चीजें न्यूमेरिकली सेम हो गई। न्यूमेरिकली इफ आई टेक एटॉमिक मास इन AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल, तो न्यूमेरिकली दे आर सेम। न्यूमेरिकली अब कोई बोले सर ये तो ग्राम पर मोल में है, क्या मैं इसको किलोग्राम में नहीं लिख सकता? लिखो।
जहां जरूरत है एसआई यूनिट्स में ही सब कुछ लिखने का। तो ग्राम एसआई यूनिट तो थी नहीं मास की, मोल तो थी बट ग्राम नहीं थी। तो इफ आई नीड कि मैं मोलार मास या एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या में लिखूं, किलोग्राम में, तो इंटू 10⁻³ करना पड़ता है। अब यही चीज आपको कहां काम आती है, अगर आपको ये यूनिट वाला फंडा क्लियर है तो आप गैसियस स्टेट में वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, आरएमएस वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला था, √3RT/m। अब अगर आप T की वैल्यू केल्विन में, R का वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में रख रहे हो, तो m की वैल्यू विच इज मोलार मास ऑफ गैस काय में लिखोगे। तो अगर मुझे गैस दी गई है CO2 फॉर एग्जांपल, तो CO2 का मोलार मास कितना होता है 44। अब यहां पे बच्चा क्या कर देता है, कन्वर्ट ही नहीं करता किलोग्राम में। अगर आपने कन्वर्जन नहीं किया किलोग्राम में तो क्या होने वाला है, मिस्टेक होने ही वाली है। तुम अपने साइड से सब सही कर रहे हो, मोलार मास 44 होता है, रखा है, सही रखा है, बट डू यू नो द यूनिट, इट इज ग्राम पर मोल। तो आपको उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मोल के हिसाब से, तो ये रखना पड़ता है। ये कितनी छोटी सी चीज है, बट हम लोग ध्यान नहीं देते और वहां वाले क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं इस यूनिट के एक दूसरे में कन्वर्जन के मिस्टेक्स की वजह से। सिंपल है, क्लियर। फिर एक टर्म आता है मॉलिक्यूलर मास। तो क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसका, एलिमेंट का या कंपाउंड का, किसी का भी। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सब्सटेंस में दोनों आते हैं, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी। क्या मॉलिक्यूल कंपाउंड का ही होता है, एलिमेंट का नहीं होता, होता है। तो फिर आप सिर्फ कंपाउंड कैसे बोल सकते हो डिफाइन करते वक्त, किसी का भी हो सकता है, जिसका मॉलिक्यूल आप लेके आ जाओ। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया कंपाउंड है, बट मैं आपसे मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का भी तो पूछ सकता हूं, ओजोन का भी तो पूछ सकता हूं। तो आई होप ये सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको आता है। इसका कितना आएगा, 17 AMU, 32 AMU एंड 48 AMU, 48 AMU। जैसे ये मॉलिक्यूलर मास है, वैसे ही अभी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास वैसे आएगा जैसे हमने एटॉमिक मास के लिए किया है। समझ गए। अभी एक टर्म आता है मोलार मास। तो ये हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास है उसे उसका मोलार मास बोल दोगे। अभी मैंने नहीं बोला एलिमेंट लाना है, एलिमेंट लाना है तो एटॉमिक फॉर्म में लाना है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना है। जो सब्सटेंस जिस फॉर्म में लेते हो उसी फॉर्म में आप उसका मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है मास ऑफ, मोलार मास ऑफ कार्बन। तो मुझे पता है कार्बन का मॉलिक्यूल मिलता ही नहीं है, कार्बन का क्या मिलता है भैया, एटम। तो जब मैं मोलार मास कार्बन का निकालने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 12 AMU टाइम्स Na। 1 मोल मतलब Na। तो कितना आने वाला है, 12 ग्राम पर मोल। अभी आपने अगर थोड़ी देर पहले ध्यान से देखा होगा तो यही इसका ग्राम एटॉमिक मास भी था, सेम चीज। बट अगर मैं यही लिख देता मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन तो आपको मैंने ये तो मेंशन करके दिया ही नहीं है कि मैंने एटम लिया है या मॉलिक्यूल। तो आपको देखना है कि नेचुरली वो एलिमेंट किस फॉर्म में मिलता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर।
तो मुझे पता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। अब ये चीज इसके लिए क्या बन गई? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अपने को ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास का रिलेशन विद मोलार मास क्लियर होना चाहिए। फिर जैसे आपके पास ग्राम एटम, ग्राम एटम क्या होता है? अगर मैं लिख रहा हूं ग्राम एटम, तो ग्राम एटम होता है मोल, किसका? मोल है एलिमेंट का, लेकिन एटॉमिक फॉर्म में। अब ये सब छुपा हुआ है इसके अंदर, आपको मीनिंग पता है तो आप इसको समझ पाओगे। तो इफ आई एम राइटिंग 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो मैं कोई 2 ग्राम कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? 2 मोल ऑफ कार्बन। अगर मैं लिख रहा हूं 4 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो मैं कोई 4 ग्राम सोडियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 4 मोल ऑफ सोडियम। अभी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं? सारे मेटल्स, सारे मेटल्स हमेशा एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। नोबल गैसेस, कार्बन, सिलिकॉन, ये हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं? एटॉम। अभी कौन कौन है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी मिलते हैं? जैसे हैलोजेंस है, F2, Cl2, Br2, I2, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर फास्फोरस का P4, सल्फर का S। बट ये तभी लेना जब क्वेश्चन मेंशन करे, नहीं तो इनको भी हम क्या कर लेते हैं? एटॉमिक फॉर्म में ही कंसीडर करके चलते हैं जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले। ठीक है, तो ये आपका मोलार मास का फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम कैलकुलेशंस की तरफ जाएं उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। मोलार वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एसटीपी हो या कोई भी कंडीशन हो, हम कंडीशन के लिए बाउंड नहीं है। जब क्वेश्चन बोलेगा तो मैं उस कंडीशन में कैलकुलेट कर दूंगा। सो मोलार वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मैं तो गैस के लिए भी बाउंड नहीं होता, मैं गैस के लिए भी बाउंड नहीं हूं, बट हमारे चैप्टर में हमारे लेवल पे सिर्फ गैस की बात करता है और मोस्टली वो एसटीपी पे बात करता है। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखी हुई है, PV इज इक्वल टू nRT। तो मुझे अगर मोलार वॉल्यूम चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स 1 रखना है, समझ गए? तो मोलार वॉल्यूम बन जाता है RT अपॉन P, RT अपॉन P। तो इसमें गैस स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बचा, गैस का स्पेसिफिक कुछ नहीं बच रहा। टेम्परेचर एंड प्रेशर तो कैसे हैं? जेनेरिक टर्म्स हैं। आप टेम्परेचर चेंज करोगे हर गैस के लिए चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे हर गैस के लिए चेंज करोगे। तो आप टेम्परेचर प्रेशर दो, कोई भी आपको क्या ला के दे देगा? उसका मोलार वॉल्यूम। तो ये चीज़ अपने को पता है एसटीपी पे कितना आता है। एसटीपी पे मोलार वॉल्यूम बन जाता है 22.4 लीटर पर मोल, और ml में करना है तो 22,400 ml पर मोल।